हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में। जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, उसके एग्जाम्स कब होते हैं, किस तरीके से होते हैं, काफी टाइम से एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है और क्या नियर फ्यूचर के अंदर जीएसटीपी के एग्जाम हो सकते हैं। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएसटी के अंदर क्या प्रोविजंस है, जीएसटीपी क्या क्या काम कर सकता है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, सारी चीजें बिल्कुल ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि काफी ज्यादा क्वेरीज आती हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर को रिलेटेड, जीएसटी प्रैक्टिशनर के एग्जाम्स को रिलेटेड। वो सब भी आज के सेशन में हम क्लियर करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डू सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ। अपने टॉपिक पर चलने से पहले बताना चाहूंगा, हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस है, जहां पर जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस आप प्रैक्टिकल मैनर में डिटेल में सीख सकते हैं। 200 आवर का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि बजट 2023 की अपडेट्स के साथ में आपको मिलता है। इसकी कोर्स फी 1 मार्च से इंक्रीज होने वाली है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स में एनरोल करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए सर, अब चलते हैं, समझते हैं जीएसटीपी के बारे में। कौन होता है जीएसटीपी? मतलब प्रैक्टिशनर। जीएसटी प्रैक्टिशनर को जीएसटीपी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले आपको कुछ प्रोविजंस में बताना चाहूंगा, कुछ रूल्स बताना चाहूंगा जीएसटी प्रैक्टिशनर से रिलेटेड जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। देखिए, जीएसटी पहली बात तो प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है। जब भी आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, जैसे आप टैक्सेशन का काम करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, वैट है, जब इसमें आप कंसल्टेंसी देते हैं तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना। तो दिस इज अ प्रैक्टिस। तो जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि जीएसटी से रिलेटेड सर्विसेज दे सके अपने क्लाइंट को। तो सर, क्या हम बिना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले सुन लो, क्या हम बिना जीएसटीपी के सर्टिफिकेट के क्लाइंट को कंसल्ट या गाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना जीएसटीपी के आप किसी को गाइड नहीं। देखो, मैं आपको जो चीज़ है ना वो एक्चुअल में बताने वाला हूँ। देखिए, जीएसटीपी आपके पास नहीं है तो क्या आप क्लाइंट को गाइड नहीं कर सकते? मार्केट में इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं जो कि काम करते हैं, क्लाइंट को गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो क्या सबके पास जीएसटीपी है? जीएसटीपी तो 2019 के अंदर खाली एग्जाम्स हुआ था, उसके बाद तो जीएसटीपी के एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं। जीएसटी के साथ साथ अगर आप इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे तो इनकम टैक्स में भी एक टीआरपी होता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके बोलते हैं उसको। कितने लोगों ने वो किया होगा या कितने लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट होगा, लेकिन उसके बाद भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको राइट देता है कि आप जो है कोई भी प्रैक्टिस प्रोफेशन जो है उसको फ्रीली जो है कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। फिर सर, बेनिफिट क्या हुआ जीएसटीपी का? मतलब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीएसटीपी अगर हम ये लेते हैं तो जीएसटीपी के बेसिकली सीजीएसटी एक्ट के अंदर, इसके रूल्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है एक पर्सन को जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये सारे काम करने के लिए, जो कि ये सभी काम को कर सकता है क्लाइंट के बिहाफ पे। अगर देखिए, बिना जीएसटीपी के आप काम करोगे तब भी आप काम कर सकते हो, आप तब भी कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन जब रिटर्न फाइलिंग की बात आती है तो रिटर्न फाइलिंग आप नहीं करते हो। कोई भी रिटर्न आप फाइल करते हो, आपने क्लाइंट से आईडी पासवर्ड लिया, उसको लॉगिन किया, क्या ये एप्रोप्रिएट मेथड है? तो कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए में ये एप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता कि आप किसी और के आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, उसके बाद में उसी से ओटीपी मांगेंगे और साइन करेंगे। तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा एप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता। एज अ जीएसटीपी आप क्या कर सकते हो, आप अपने ही पोर्टल पे लॉगिन करना होता है आपको, क्लाइंट आपको ऑथोराइज करेगा और उसके बाद में आप क्लाइंट के बिहाफ पर अपने ही पोर्टल में रिटर्न फाइल करेंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था जीएसटीपी का जो जीएसटी में आया, बट 2019 में इसके एग्जाम्स, उसके बाद 2019 में लास्ट एग्जाम हुए थे, उसके बाद इसके एग्जाम्स नहीं हुए। सर, ये एग्जाम क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक बार यहाँ पे रूल समझ लेते हैं कि जीएसटीपी क्या क्या काम कर सकता है, कौन बन सकता है, किस तरीके से उसमें क्या क्या सिलेबस होता है, सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप जीएसटीपी के बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे। और उसके एग्जाम अभी तो नहीं हो रहे हैं, बट क्या फ्यूचर में एग्जाम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, वो भी चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 83 हम पढ़ रहे हैं जो कि है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, प्रोविजन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर के बारे में यहां पे बताया हुआ है। एक एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है। सो जीएसटी पीसीटी 01 बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर देनी होती है एंड वो बेसिक डिटेल फिल्म करके जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। मे बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल से ये किया जाता है थ्रू अ कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली or through a facilitating center notified by the Commissioner of Enrollment as Goods and Service Tax Practitioner by any person
कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये देख लीजिए ध्यान से। अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, तीसरा है नॉन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए वो पर्सन, हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए किसी केस के अंदर, एंड सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली, ये तो मैंडेटरी है, ये 4 कंडीशंस तो मैंडेटरी फॉलो होनी चाहिए और नीचे में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला है दैट ही इज अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु ड्यूरिंग हिज सर्विस अंडर द गवर्नमेंट हैड वर्क इन पोस्ट नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, और that he has enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the existing law for a period of not less than 5 years. C है he has passed the exam, he has passed के अंदर फिर आपको दिया हुआ है A है कि वो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग अ डिग्री इन कॉमर्स, यानी कॉमर्स की आपके पास या तो आपने बैचलर डिग्री हो आपके पास या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, मास्टर की डिग्री हो, तो ये दोनों ही डिग्री आपकी कंसिडर की जाएंगी। तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, देखिए कॉमर्स है तो बीकॉम की हम बात करेंगे या फिर एमकॉम की, दोनों में से आपने अगर कुछ भी किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। लॉ की आपने कोई डिग्री की है, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो ये सारी, और उसके बाद अ डिग्री examination of any foreign university recognized by an Indian university as equivalent to the degree examination mentioned in subclause 1 या any other examination notified by the government on the recommendation of council for this purpose, या फिर फोर्थ है हैज पास एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन नेमली फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यानी एलिजिबिलिटी की यहां पर बात की जा रही है, आप कब एलिजिबल हैं ये एग्जाम देने के लिए। देखिए ऊपर की 4 कंडीशन तो मैंडेटरी हैं कि आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, साउंड माइंड पर्सन होने चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, और कोर्ट ने आपको कन्विक्टेड जो है वो नहीं घोषित किया हो। उसके साथ में इनमें से नीचे में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो आप CA, CS, CMA होनी चाहिए, मतलब आपने उनके फाइनल एग्जाम को क्लियर किया हो, या फिर आप ग्रेजुएट हो, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, लॉ से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या आपकी यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA और MBA दोनों यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। वो आपका पास है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए, अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन रेफर टू इन सब रूल 1 द ऑफिसर ऑथोराइज इन हिज बिहाफ सेल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही कंसीडर नेसेसरी आइदर एनरोल द एप्लीकेशन एज अ goods and service tax practitioner or issue a certificate to that effect from PCT02 or reject the application where it is found that the applicant is not qualified to be enrolled as a goods and service tax practitioner। ठीक है। तीसरा है द एनरोलमेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी वैलिड अंटिल इट इज कैंसिल, जब तक वो कैंसिल नहीं होता तब तक वो वैलिड होगा, तब तक वो वैलिड रहेगा। प्रोवाइडेड दैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो पर्सन एनरोल एज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर शैल बी एलिजिबल टू रिमेन एनरोल अनलेस ही पास सच एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट सच पीरियड एंड बाय सच अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो दिक्कत बेसिकली पता है क्या है, दिक्कत ये है कि नो पर्सन शैल एनरोल एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रैक्टिशनर शैल बी एलिजिबल टू रिमेन एनरोल अनलेस ही पास सच एग्जामिनेशन। अब यहां पर एग्जामिनेशन की बात की गई है, कंडक्टेड एट सच पीरियड एंड बाय सच अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। एग्जामिनेशन की बात यहां पर की हुई है और एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास एक सेपरेट सेशन है, रूल नंबर 83A है, जहां पर हम एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा, एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। आपको वेबसाइट दिखा देता हूं। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करती है वो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स की ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है और जो इनकी ब्रांचेज होती हैं वहाँ पर जाकर के आपको एग्जाम देना होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, MCQ क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें से 100 मार्क्स आपको अचीव करने होते हैं, मतलब 50% मार्किंग आपको चाहिए GSTP लेने के लिए। खैर मैंने आपको सारी चीज़ें तो बताई दी, सिलेबस रह गया वो भी बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले समझ लो क्या होता है ये कंसेप्ट, और ये काफ़ी टाइम से हो नहीं रहा, तो उसका भी क्या रीज़न है वो भी हम समझेंगे।
Provided further that no person to whom the provision of clause B of sub rule 1 apply shall be eligible to remain unless he passes the said examination within a period of 30 month from the appointment date. ये एग्जामिनेशन पास करना जरूरी है। देखो जब आप एग्जाम पास करोगे तभी आपको GSTP मिलता है। If any goods and service tax practitioner is found guilty of misconduct in connection with any proceedings under the act, the authorized officer may, after giving him a notice to show cause in form PCT 03 for such misconduct and after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order PCT 04 में direct that he shall henceforth be disqualified under section 48 to furnish as a goods and service tax practitioner. उसके बाद में any person against whom an order under sub rule 4 is made within 30 days from the date of issuance of such order, appeal to the commissioner against the order. अगर अपील करना चाहता है प्रैक्टिशनर तो अपील भी कर सकता है। Any registered person may at his option authorize a goods and service tax practitioner on the common portal in form PCT 05। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि एक GST प्रैक्टिशनर क्या क्या काम कर सकता है। तो एक GST प्रैक्टिशनर क्लाइंट के बिहाफ पे क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर सकता है। तो एप्रोप्रिएट मेथड यही होता है। हम तो अभी क्या करते हैं, आपने क्लाइंट से आईडी पासवर्ड लिया एंड काम करना स्टार्ट कर दिया, बट दैट इज नॉट द एप्रोप्रिएट मेथड। बट बिकॉज GSTP के एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ता है। बट अगर GSTP के अब क्या बेनिफिट थे, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था वैसे, ये कंप्लीटली अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मैं नहीं उस पर कमेंट कर पाऊंगा, बट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है GSTP का। सो किसी को अपॉइंट करना है अगर GST प्रैक्टिशनर तो वो उसको PCT 05 फॉर्म के थ्रू जो है अपॉइंट करना पड़ता है अपना प्रैक्टिशनर, जो कि उसके बिहाफ पे उसकी रिटर्न फाइल करेगा, उसके सारे काम करेगा, GST के सारे कंप्लाइंसेस करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लायबिलिटी उसकी आ जाएगी। अल्टीमेट लायबिलिटी तो टैक्स पेयर की आएगी, GSTP की नहीं आएगी। GSTP बेसिकली क्या काम कर रहा है, डिपार्टमेंट को और जो हमारा टैक्स पेयर है उसको ब्रिज को खत्म करने, उसके बीच में एक ब्रिज बना रहा है जो कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि टैक्स पेयर को इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, तो वो कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का काम GSTP के थ्रू किया जा रहा है। अगर रिटर्न में कोई भी डिफॉल्ट होता है, कोई ITC गलत लिया, उस केस में GSTP को जो है, देखिए उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, बट उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, जो फाइनल अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो टैक्स पेयर की ही आती है। कुछ सर्टेन केसेस में उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। आजकल प्रोविजंस इतने हार्ड कर दिए, उसको कभी दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। नेवरदलेस मूविंग फर्दर, PCT 05 और एट एनी टाइम विड्रॉ सच, और अगर विड्रॉ करना है अपॉइंटमेंट के बाद में मुझे दूसरा प्रैक्टिशनर के पास जाना है तो आपको दोबारा से PCT 05 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में 7th है, वेयर अ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन फर्निश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर ऑथराइज्ड बाय हिम, अ कंफर्मेशन शैल बी साउट फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन ओवर ईमेल और SMS एंड द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कॉमन पोर्टल, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू रिस्पॉन्स for the request for confirmation till the last date of furnishing of such statement, it shall deem that he has confirmed the statement furnished by the goods and service tax practitioner। ये कुछ टेक्निकल प्रोविजंस हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिकली आएंगे तब मैं बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या क्या काम कर सकता है, किस किस काम के लिए ऑथराइज होता है एक GST प्रैक्टिशनर। देखिए आप कोई आर्टिकल देखोगे ना गूगल पे या कहीं पे भी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट एक्चुअल में जो रूल्स में लिखा होता है, जो किसी केस लॉ के थ्रू आता है या लॉ बेयर एक्ट में जो लिखा होता है, वही हमारा अल्टीमेट लॉ होता है और डिटेल में चीज़ें आपको वहीं पर सीखने के लिए मिलती हैं। तो a goods and service tax practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of the registered person if so authorized by him to। कौन कौन सी एक्टिविटीज है, फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, फर्निश मंथली, क्वार्टरली और एनुअल और फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न भी कर सकता है वो, फाइनल रिटर्न भी फाइल कर सकता है, मेक डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसके बिहाफ पे कैश लेजर में बैलेंस डिपॉजिट करवा सकता है, फाइल अ क्लेम फॉर रिफंड का क्लेम फाइल कर सकता है, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकता है, फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल के लिए डिटेल फर्निश कर सकता है, फर्निश डिटेल ऑफ चालान इन्फॉर्म ITC 04 की डिटेल्स वहाँ पे वो फिल कर सकता है, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसलेशन और ऑफ एनरोलमेंट अंडर रूल नंबर 58। उसके बाद में फाइल एंड इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम और विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम। ये सारे काम जो है GST प्रैक्टिशनर कर सकता है।
provided that where any application relating to a claim of refund or application of amendment or cancellation of registration, or where the intimation to pay tax under composition levy to be withdrawn from such scheme has been submitted by the GSTP authorized by the registered person, a confirmation shall be sought from the registered person, and the application submitted by the said practitioner shall be made available to the registered person on the common portal, and such application shall not be further proceed until the registered person give his consent to the same. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट की आपको एप्लीकेशन डालनी है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, इंटीमेशन ऑफ टैक्स पे कंपोजिशन स्कीम उसकी पेमेंट करनी है, या विड्रॉन करना है आपको कंपोजिशन स्कीम से, तो उस सिचुएशन में जो टैक्स पेयर है उसकी अथॉरिटी भी यहाँ पर चाहिए होती है, उसको भी अप्रूव करना पड़ता है, तभी वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होती है. Any registered person opting to furnish his return through a goods and service tax practitioner shall give his consent देगा GST 05 में before confirming submission of any statement prepared by the goods and service tax practitioner, ensure करेगा that the fact mentioned in the return are correct and due, or the GSTP shall prepare the statement with the due diligence and affix his digital signature on the statement prepared by him and electronically verify his credentials. तो वही मैंने आपको बताया कि GSTP अपने पोर्टल से अपने सिग्नेचर लगा के भी फाइल कर सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली माना जाएगा कि टैक्स पेयर ने फाइल किया और टैक्स पेयर की लायबिलिटी वहाँ पर एसर्टेन की जाएगी अगर फ्यूचर में कोई आती है. तो एडवोकेट जिस तरीके से काम करते हैं, एडवोकेट सारा क्लाइंट के बिहाफ पे काम करता है, बट वो किसी को एडवोकेट कर रहा होता है, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में वहाँ पर काम नहीं करता है. तो उसी तरीके से GSTP भी यहाँ पर काम कर सकता है. ये तो सारी बातें थी कि कौन GSTP के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी होंगी, क्या क्या काम एक GST प्रैक्टिशनर कर सकता है. अब समझ लेते हैं एग्जामिनेशन जो होगा, GSTP का एग्जामिनेशन जो होता है वो कौन करवाता है. मैंने आपको बता दिया था, NACITN नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स जो है वो ये वाले एग्जाम कंडक्ट कर. ये रहा आपका GSTP का, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में. एग्जाम पे आ जाते हैं तो देखिए सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल है. GST पोर्टल पे जाइए, रजिस्टर कीजिए एज ए प्रैक्टिशनर, 500 रुपये की फीस पे कीजिए, उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम में अपीयर हुई है, एग्जाम में 50% लाइए एंड GSTP का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. बट यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है, अभी बता दो थोड़ी देर में. दिक्कत आ रही है क्योंकि 2019 के बाद में कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा. सबसे बड़ा पॉइंट वहीं पर है. समझते हैं एक बार. एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर रूल नंबर 83A हमको बताता है, एवरी पर्सन रेफर टू इन क्लॉज नंबर B ऑफ सब रूल 1 ऑफ 83 एंड हु इज एनरोल्ड एज अ goods and service tax practitioner under sub rule 2 of the said rule shall pass an examination and as per rule number 3 of the said rules. The National Academy of Custom Indirect Tax and Custom here after refer as NACIN shall conduct the examination. जो अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई. फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम क्या होगी, द एग्जामिनेशन शैल बी, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम जो होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे लिखा हुआ है शैल. रूल 83A बोलता है द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर एज पर द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन पब्लिश बाय NACIN every year on the official website of the board, NACIN common portal, GST council secretary and the leading English and regional newspaper. but अब सुनो मजे की बात सुन लो, या फिर अनफॉर्चुनेट बात सुन लो. 2019 के बाद में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है GSTP के लिए. तो क्यों नहीं करवाया गया उस पर मैं डायरेक्टली कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा कि क्या रीज़न है एग्जैक्टली कि GSTP के एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे, क्योंकि टैक्स पेयर का नंबर अगर आप देखोगे GST के अंदर इतना बड़ा नंबर है, और GSTP अगर आप गिनती के उंगली पे गिन लोगे इतने GSTP हैं, तो एग्जाम्स क्यों नहीं कराए जा रहे, रिसोर्सेज की कमी है, क्या इशू है, वो डिपार्टमेंट का पॉइंट है, इसको चेक करना चाहिए. बट मेरे हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो चुके हैं और अभी तक एग्ज़ाम एक भी कंडक्ट नहीं हुआ है. रूल 83 ये बोलता है कि एक ईयर में 2 बार एग्जाम हमारे होंगे, बट एक भी बार एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया. मैं अब आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये GSTP एग्जामिनेशन यहाँ पर आता है. यहाँ पे भी आपको रजिस्टर करना होता है. एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है, बट आपको सेंटर में जा करके वहाँ पर एग्जाम देना होता है. 200 मार्क्स के MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और क्या क्या सिलेबस होता है वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिजल्ट आया था 2019 में, रिजल्ट ये आया था, और इसके बाद में कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं है. कोई भी यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाया गया है GST प्रैक्टिशनर का अभी तक.
बट मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इसको करवाया जाए, जीएसटी प्रैक्टिशनर को ज़रूर लाओ। क्या दिक्कत है जीएसटी प्रैक्टिशनर से? जीएसटी प्रैक्टिशनर हेल्प करता है, टैक्स पेयर को नहीं इतनी चीज़ें पता होती हैं, टैक्स पेयर को आप डायरेक्टली ऑफिस में बुलाते हो, उसको पता ही नहीं ये चीज़ें। तो जीएसटीपी अगर होंगे तो एक बेटर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे बेटर तरीके से। डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा पॉइंट है कि आप जो है क्लाइंट से या टैक्स पेयर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और टैक्स पेयर के लिए भी वो बेनिफिशियल पॉइंट है कि वो जो है अपनी बात सही तरीके से डिपार्टमेंट तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कोई भी फॉर्म हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो, शो कॉज नोटिस हो, कोई भी नोटिस हो, उसका रिप्लाई आप एक्सपेक्ट करना कि एक क्लाइंट आपको मतलब टैक्स पेयर आकर के उसका रिप्लाई दे, पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती है, प्रोविजंस की, लॉज की, केस लॉज की, तो वो नहीं समझा पाता है अच्छे से। मूविंग फर्दर, खैर तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्वाइस इन अ ईयर होगा, बट पिछले 4 सालों से एक भी बार नहीं हुआ है, तो वेरी अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये पे। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड पेमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन सेल रजिस्टर ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट स्पेसिफाइड बाय NACIN। यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, और एग्जाम की भी कुछ फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद में पर्सन रजिस्टर फॉर एग्जामिनेशन शैल पे द एग्जामिनेशन फी एज स्पेसिफाइड बाय NACIN एंड द अमाउंट फॉर द सेम एंड द मैनर फॉर इट्स पेमेंट शैल बी स्पेसिफाइड बाय सेम फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट। एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो अक्रॉस इंडिया रहेंगे इसके आपके। पीरियड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउ, तो एवरी पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 83 एंड हु इज एनरोल एज अ GSTP under sub rule 2 and is required to pass the examination within a period as specified in the second provision to rule 3 of the said rule. The a person required to pass the examination may avail of any number of attempts, but these attempts shall be within the time period as specified in the clause number 1 के अंदर जो टाइम पीरियड डिफाइन है उसके अंदर ही उसको करना पड़ेगा। पर्सन देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो दोबारा से आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो, दोबारा से आप अपीयर हो सकते हो, सिंपल प्रोसेस रहता है, वहाँ कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अ पर्सन शैल रजिस्टर एंड पे द रिक्विजिट फी एवरी टाइम ही नीड टू, फीस आपको अगेन दोबारा से पे करनी पड़ेगी, वो तो ऑब्वियस सा पॉइंट है। In case the goods and service tax practitioner having appearing in the examination is prevented from availing one or more attempt due to unforeseen circumstances such as critical illness, accident or natural calamity, he may make the request in the written to the jurisdiction commissioner for granting him one additional attempt for passing the exam within 30 days from the conduct of examination. नॉर्मल सा पॉइंट है ये भी। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा आपका? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इट शैल हैव 1 क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द पैटर्न सिलेबस एनेक्चर ए में है, एनेक्चर ए अभी बताऊंगा आपको। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, मैंने आपको बता दिया। 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 100 आपको चाहिए होते हैं वहाँ पर। और गाइडलाइंस जो है वो NACIN वहाँ पर करेगी, वहाँ पे आप भी कोई ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, कोई चीटिंग वगैरह। ऑब्वियस से पॉइंट है, वो तो एग्जामिनेशन आपने दिए हैं इतने सारे, पता ही होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, हैंडलिंग रिप्रेजेंटेशंस हैं यहाँ पर, पावर टू रिलैक्स है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। उसके बाद एनेक्चर ए है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया हुआ है क्या सिलेबस है, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। 2 आवर 30 मिनट्स आपको मिलते हैं, यानी 2.5 आवर आपको मिलता है। 100 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 100, और सॉरी मैंने आपको 200 क्वेश्चन बोले थे शायद। क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है 200 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपको कितने मार्क्स अचीव करने होते हैं? 100 मार्क्स अचीव करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होती है। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में आपको ये दिया जाता है। सिलेबस आपका क्या रहता है? आपका CGST एक्ट 2017, IGST एक्ट 2017, ऑल स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। तो स्टेट सेंट्रल आपने पढ़ लिया, तो स्टेट में ज़्यादा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत माइनर से चेंजेस किसी स्टेट में मिलेंगे, वरना ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द यूनियन UT एक्ट आपका 2017 रहेगा, GST कंपनसेशन एक्ट 2017 रहेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017, IGST रूल 2017 और स्टेट के रूल्स 2017। यहाँ पर फिर सेम है, स्टेट के रूल्स और सेंटर के रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल कॉपी पेस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कुछ प्रोविजंस थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। उसके अलावा जितनी भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड ऑर्डर इश्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द सेड एक्ट एंड रूल्स, वो भी आपको पता होने चाहिए। इन सब के बेसिस पे ही आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 50% मार्क्स यहाँ पर अचीव करने होते हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक बार समझा दिया, थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होता है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, जो कि आपका क्वेश्चन आता है और आप मेरे से हमेशा पूछते हो कि सर GSTP का एग्जाम मुझे देना है, GSTP मुझे बनना है, और एक हमारा कोर्स भी है। क्या सर हमारा कोर्स करके आप हम भी सर्टिफिकेट आपको देते हैं, जो फिनटेक्स प्रो का कोर्स है। देखिए
एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोर्स अपनी जगह पे है। और हमारे कोर्स की अगर बात करें तो हमारा कोर्स सर्टिफिकेशन के लिए तो मैं कभी भी आपको नहीं बोलता कि आप रेफर करो। हाँ, नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर मेरे कोर्स को रेफर कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं जीएसटीपी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो एज पर लॉ उसकी वैलिडिटी होती है और वहाँ वो लॉ आपको प्रोवाइड करता है कि आप क्लाइंट के बिहाफ पर काम कर सकते हो। तो अगर आपको ये मिल जाता है तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है कि आप इसको ले। लेकिन 2019 से मैंने आपको ये पेज दिखाया था, यहाँ पे 2019 की अमेंडमेंट है, उसके बाद कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आई कि कब एग्ज़ाम होंगे कब एग्ज़ाम नहीं होंगे। और अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की हुई है तो वह एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग ही आ रही होगी 3-4 साल से। अगर 3-4 साल के बीच में आपने कोई भी एप्लीकेशन जीएसटीपी की फाइल की है तो पेंडिंग में ही रही होगी, वो अभी तक उसको प्रोसेस नहीं किया गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फाइल करना होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है एप्लीकेशन फाइल करने का। जीएसटीपी पे जाकर के रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है जीएसटी प्रैक्टिशनर सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में आप रजिस्टर करना चाहते हैं। सो दिल्ली कर लेते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। उसके बाद नेम ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपको अपना नेम देना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर होता है। आपको अपना पैन नंबर देना है, अपने ईमेल आईडी देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और आपको अपना यहाँ ओटीपी डाल करके प्रोसीड करना है। ये डालने के बाद आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जाती है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जो मैंने आपको क्वालिफिकेशंस बताई थी उसमें से आपको किसी एक पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। उसके बाद 500 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होती है। उसके बाद में फिर एग्जामिनेशन की बात आती है। बट मत अप्लाई करना अभी, जब तक कोई एग्जाम ही नहीं कंडक्ट होंगे तब तक इसको अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।